नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे जन मुद्दों के सहारे विपक्ष की नैया लगेगी किनारे। उत्तराखंड कांग्रेस ने आज कानून व्यवस्था, आपदा में लापरवाही, पंचायत चुनाव में गड़बड़ी और अपहरण के आरोपों को लेकर देहरादून में राजभवन कूच किया। राजभवन कूच में प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून पहुंचे और साथ ही कूच में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि राज्य में कानून का राज खत्म हो चुका है और बीजेपी नेताओं की वजह से लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर हरिद्वार में बीजेपी नेत्री ने जिस तरह खुद की मासूम बेटी को दुष्कर्म के लिए सौंप दिया, ये बताता है कि राज्य में कानून व्यवस्था नहीं बची है। ये पंचायत चुनाव में बेतालघाट में हुई गोलाबारी और नैनीताल में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अपहरण से भी साफ हो चुका है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की भांजे के साथ 18 करोड़ की ठगी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के डीजीपी को लिखे पत्र पर भी बीजेपी और सरकार को घेरते हुए कहा कि इस समय सड़कों पर उतरने कहा गया है। उन्होंने आपदा प्रभावितों की मदद में लापरवाही का आरोप भी लगाया और कहा कि ध्वस्त सड़कें अभी तक खुल नहीं पाई हैं, लोगों को जरूरी सामान नहीं मिल पा रहा है। वोट चोरी से लेकर कानून व्यवस्था और आपदा में कुप्रबंधन के खिलाफ कांग्रेस ने राजभवन कूच किया है। कूच में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल समेत सभी बड़े नेता शामिल रहे। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने समय की सरकार में बताए कितनों को जेल में भेजा। दामी सरकार अपराध पर कठोर निर्णय के साथ काम कर रही है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदा प्रभावित क्षेत्रों की अनदेखी और पंचायत चुनाव में कथित वोट चोरी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी ने राजभवन कूच किया। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी ने कहा कि बीजेपी शासन में प्रदेश पूरी तरह से अराजकता की चपेट में आ चुका है और कानून का राज नाम मात्र का रह गया है। पंचायत चुनाव के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। विधानसभा सत्र से लेकर सड़कों तक बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के संरक्षण में आपराधिक तत्व खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर हाल ही में हरिद्वार की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म जैसी घटनाओं में बीजेपी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार और संगठन सिर्फ दिखावटी कार्रवाई तक ही सीमित रह गई है। उनका कहना है कि बीजेपी तंत्र महज 2 लाइन का निष्कासन पत्र जारी करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। उन्होंने पौड़ी जिले में हुए जितेंद्र सिंह आत्महत्या प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें जिन नामों का खुलासा हुआ वे बीजेपी नेताओं के संरक्षण में लंबे समय से सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के भांजे के साथ करोड़ों की ठगी करने का मामला भी उजागर हो गया है, जिसमें पीड़ित ने वीडियो जारी कर आत्महत्या की धमकी तक दे दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब खुद बीजेपी के बड़े नेता अपने परिजनों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाने को मजबूर हों, तो आम लोगों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि नैनीताल और बेतालघाट जैसे क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी में अपहरण और फायरिंग जैसी घटनाएं हुई हैं। खुलेआम हथियार लहराकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है। आपदा प्रबंधन पर सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए कहा कि आज पूरा उत्तराखंड आपदा से ग्रस्त है। उत्तरकाशी के थराली और हर्सिल समेत कई क्षेत्रों में तबाही मची हुई है, लेकिन सरकार अब तक नुकसान का सही आंकड़ा तक जारी नहीं कर पाई है। चारधाम यात्रा मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कानून व्यवस्था जो प्रदेश में बिल्कुल लचर है, कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन गए हैं और उन्हें सरकार का संरक्षण है। आप प्रदेश में बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और प्रदेश में जो है कि अपराध तेजी से फल फूल रहा है, जिसे सरकार का और पुलिस प्रशासन का संरक्षण है। आपने देखा होगा कि नैनीताल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां नेता प्रतिपक्ष के साथ अभद्रता हो जाती है, विधायकों के साथ अभद्रता हो जाती है। सारे वीडियो, सारे फुटेज हैं, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उल्टा नेता प्रतिपक्ष और विधायकों पे मुकदमा हो जाता है। आपने द्वाराहाट की घटना देखी होगी, आपने बेताल घाट की घटना सीधे सीधे गोली चलाते हुए देखी होगी। नैनीताल में तमंचे और तलवार लेकर घूम रहे थे,
भाजपुर की घटना देखी आपने, रुद्रप्रयाग की देखी। तो हमारा ये कहना है कि जब भी महिला अपराध की बात आती है, बलात्कार की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के कनेक्शन कहीं कहीं जुड़े होते हैं। चाहे चंपावती घटना हो, चाहे सल्ट की घटना हो, चाहे नैनीताल की हो, चाहे हरिद्वार की हो, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, ये सारी घटनाएं जो है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इसके तार जुड़े हुए हैं और लचर पैरवी से वो बाहर निकल जाते हैं। देखिए, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कांग्रेस का ये राजभवन का कूच करना। राजभवन को घेरने का मतलब कांग्रेस अपनी साख को खो चुकी है, अपनी प्रतिष्ठा को खो चुकी है और इसीलिए इस तरह के प्रदर्शन करके केवल और केवल जनता को भ्रमित करना चाहती है। कानून की बात अगर हम करें तो पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से कानून को मजबूत करने का काम किया है, ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में अगर कोई घटना या कोई जो है भ्रष्टाचारी या कोई गलत कृत्य करने वाला है वो जेल की सलाखों के पीछे गया है। मेरा सवाल कांग्रेस से है, कांग्रेस के लोग ये बताएं, उनके नेता ये बताएं कि उन्होंने कितने लोग, अपनी सरकार थी जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कितने लोगों को जेल में डालने का काम किया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था कांग्रेस के समय पर, गलत कृत्य करने वाले चरम सीमा पर थे कांग्रेस के समय पर, लेकिन किसी को उन्होंने जेल में नहीं डाला, बल्कि कांग्रेस के उन नेताओं ने, तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने संरक्षण देने का काम किया उन भ्रष्टाचारियों को। वहीं बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा बयान दिया है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, हमारा राज्य ईमानदारी के लिए जाना जाता है, पर वर्तमान में जो कानून व्यवस्था के साथ कुछ लोगों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे राज्य की छवि खराब हो रही है। इसके साथ ही त्रिवेंद्र ने कहा कि तीरथ सिंह रावत पार्टी के बड़े नेता हैं, वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके भांजे के साथ धोखाधड़ी हुई, जिसका अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। ये बड़ा विषय है, वो मेरा भी भांजा है, उसको जिस तरह से अधिकारियों ने पिछले 8 महीनों से गुमराह किया, उन पर सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो विधानसभा में विधान परिषद में रहा, विधानसभा में रहा, मंत्री रहा, और उसको इस तरह से नॉन सीरियस वे में लेना बड़ा चिंता का विषय है। आज जो मेरे पास आए थे, ये गहरी जांच का विषय है। मेरे पास वो भी आए थे, कुछ लोग आज और भी आए थे जो इस तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, इसको बहुत सीरियसली लीजिए, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जिन अधिकारी ने इसमें लापरवाही की है, उन अधिकारियों को आड़े हाथ लेने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और 2002 से लेकर 2007 तक कांग्रेस ने और 2007 से लेकर 2012 तक बीजेपी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल को चला है और उत्तराखंड क्रांति दल को बदनाम करने का जो काम किया है और उत्तराखंड की जनता को भी इसके द्वारा उन्होंने जो चला है, ये बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही कष्टदायी है। यहीं से भ्रष्टाचार की नींव पड़ी थी और आज जब कांग्रेस ने कूच किया है, हालांकि ये अच्छा किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, लेकिन अपने टाइम में अगर उन्होंने ये काम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई होती तो आज बड़ी क्षमता से वो और मजबूती से इस काम को कर सकते थे। लगातार प्रदेश में कांग्रेस को मिली चुनावी हार के साथ साथ भाजपा को मिली बड़ी विजय के चलते कहीं ना कहीं विपक्ष का एकजुट होना भी प्रदेश के लिए हानिकारक रहा है, जिस वजह से जनता की आवाज सरकार के कानों में ना जाना भी विपक्षी के हार का नतीजा है। लेकिन अब तक के रहे चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस आगामी 2027 के चुनाव को लेकर अपनी रणनीति और कदम मजबूत करने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब जन मुद्दों से लेकर जुबानी जंग और भाजपा के कार्यकाल में हुए घोटालों को लेकर मोर्चा खोल दिया है, ताकि आने वाले समय पर कांग्रेस अपनी जमीन तैयार रख सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सतीश चंद्र प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, दीपक रावत केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी अध्यक्ष यूएसएसएम, अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी चर्चा में शुरुआत सतीश चंद्र जी के साथ में कर लेंगे। सतीश जी, कई सारी घटनाओं का जिक्र रिपोर्ट में किया गया, कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और देखिए जनता के हित की ही बात सभी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जो है वो छिड़ गई है। क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर फिलहाल वर्तमान में प्रदेश में? गरिमा जी देखिए, जो कांग्रेस की आज हालत हो गई है, कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है। उनके पास कोई मुद्दे बचे ही नहीं है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। आपने देखा है कि केंद्र में भी वो एक जो मुद्दा है एसआईआर को लेके जो चल रहा है, वो निर्वाचन आयोग को कटघरे पे खड़ा कर रहे हैं केंद्र में, और इसी तरह स्टेट में भी प्रदेश में भी इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। जहां इनको जनता के हित की बात करनी होती है वहां तो इनके विधायक जाके सो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर ये वापस आके यहाँ पे जो विधायक नहीं है इनकी पार्टी के जो नेता है वो यहाँ पे सड़क पे आके आंदोलन करते हैं, और वो आंदोलन भी ऐसा जिसमें जनता का कोई सपोर्ट ही नहीं है, कोई समर्थन ही नहीं है, और वो आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि मैं तुझसे बड़ा नेता, तू मुझसे बड़ा नेता कैसे हो सकता है, मैं तुझसे बड़ा नेता। आपस में ये पड़े हैं कि कौन बड़ा नेता है, वो दिखाने के लिए सड़क पे आंदोलन हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, एक जिम्मेदार विपक्ष अगर है ये, तो जब गैरसैंण में मानसून सत्र आहूत करा गया, जो वहां 500 से अधिक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विधायकों के द्वारा मंत्रीगणों से, संबंधित मंत्रियों से, विभागों के प्रश्न होने थे, तो जनता के हिस्से नहीं थे, वो भी तो जनता के हिस्से थे। आप वहां पे जाके आप सिर्फ रात में सो के आ जाते हो सदन के अंदर, आप कानून की बात करते हो, कानून व्यवस्था की। आपने जनता की गाड़ी कमाई, जो उत्तराखंड के पहाड़ के लोग हैं, हम सीधे साधे लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा सदन चलने में जो लगा, उससे आप वहां नींद निकाल रहे हैं एक रात की, और उसके बाद वापस देहरादून आके आप सड़कों पर उतर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आप कानून व्यवस्था की बात करते हो, आप बोलते हो कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ये किस तरह से लग रहा है आपको? जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश को छोड़ गए, अगर हरियाणा प्रदेश में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है जो हमारे उत्तराखंड का वासी था, वहां के मुख्यमंत्री से बोलते हैं कि वहां जो उसने जो कल्प्रिट लोग हैं उनको शीघ्र पकड़ा जाए, और वो पकड़े नहीं जाते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था लचर है? आपके नैनीताल में सिर्फ 2 जिला पंचायत सदस्य आते हैं चुन के, भाजपा के भी 7 आते हैं। आपको कि हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष वहां नहीं बन पाया। अरे आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि किडनैपिंग करा गया, वो क्यों बोल रहे हैं? हम तो अपनी मर्जी से बैठे थे जहाँ बैठे थे, हम तो अपनी मर्जी से गए थे जहाँ गए थे। आप तो समझ में आ ही नहीं रहा है कि जनता क्या चाह रही है। अगर मुद्दा नहीं होके यहाँ पे सड़क पे उतर रहे हो, जनता को परेशान कर रहे हो, ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ खराब कर रहे हो, आपको तो जनता जो आप सोच रहे हो दुआ देगी, वो मजबूर दे रही है कि आपने कुछ करना है नहीं। गैर जगह सो के आ गए हो, यहाँ की सड़क पे आ गया, जनता के सामने राजनीति करो, यहाँ राजनीतिक से गुफा छोड़ो। देखिए गरिमा जी, ये बहुत दूर की बात नहीं है, 2027 आने वाला है। विगत दिनों में जो भी चुनाव हुआ है उसमें जनता ने दिखाया है कि कांग्रेस की हालत प्रदेश में क्या है और देश में क्या है। तो ये 2027 की चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, ये जनता के मुद्दे बोल रहे हैं। कौन से जनता के मुद्दे उठाए बताइए? कानून व्यवस्था। आपके नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है ना, आप उसी रात को लापे पड़े कानून व्यवस्था में। अरे जनता देख रही है, 5000 एकड़ से अधिक यहाँ पे जो अवैध मदरसे, अवैध जो मदारे थी जो छुड़ा दी गई, यहाँ मदरसे जो अवैध चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया। यहाँ आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अगर कानून व्यवस्था नहीं होती, जो कानूनी जो भी चल रहा है, जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इतनी अच्छी मुहिम चलाई है, तो इसके द्वारा 300 से अधिक जो फर्जी बाबा है, जो मर्जी लोग हैं, वो पकड़े नहीं जाते। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस को थोड़ा धरातल पे रहना पड़ेगा। आपके चुने हुए विधायक वहां होते हैं, जो सदन से बाहर है वो सड़क पे उतरते हैं फालतू की बातें लेके, जिनका कोई न सर है न पैर है। तो इसलिए जनता देख रही है, और हमारे प्रदेश की जनता बहुत ही स्कॉलर है, बहुत ही विद्वान है, और ये सब जानती है कि कांग्रेस की हालत क्या है, और कांग्रेस अंदर से क्या है और बाहर से क्या है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, बड़े आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे हैं, लगातार अलग अलग घटनाओं को जिक्र किया गया, फिर वो चाहे अंकिता भंडारी की बात हो या उसके बाद जिस तरीके से खुद एक नेत्री की ओर से अपनी बच्ची को लेकर जो घटनाक्रम सामने आया था, वो तो बहुत हैरान कर देने वाला था। अलग अलग घटनाएं हैं। क्या वाकई प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कटघरे में है? क्योंकि कई ऐसे मौकों पर खुद बीजेपी के अपनी पार्टी के लोगों ने भी ऐसे सवाल उठाए, ऐसी बातें कही, ऐसे बयान दिए जिनसे कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठना लाजमी ही है।
आशीष सैनी जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जो मुख्य मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। आ रही है आवाज मेरी? बोलिए सर। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानूनी व्यवस्था के रूप में फेल हुई है। इससे भी आगे एक चीज और है जो सबसे अधिक दुखदाई और कष्टदायी हमारे लिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप किसी भी उदाहरण को ले लीजिए जहां कानून व्यवस्था अगर चौपट होने की बात कही गई है, तो वहां यदि भाजपा के नेता की संलिप्तता अपराध में है तो निश्चित रूप से उसे बचाने के लिए उनके मंत्री, संतरी, कार्यकर्ता, विधायक, नेता सब आते हैं। अतिक्रमण भाजपा के लोग करते हैं, तो महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार और जो गलत कार्य है वो भी भाजपा के लोग कर रहे हैं। जब हम कहते हैं इन पर कार्रवाई कीजिए तो ये बात करते नहीं, और जब ये हमसे कहते हैं कि भी आपकी सरकार इन मुद्दों पर फेल हो रही है, तब इनके मन से एक तीर निकालते हैं लास्ट में ये कि देखिए, हम चुनाव जीते हैं, हम चुनाव जीत कर आए, जनता ने हमें समर्थन दिया है और हम बढ़िया है। इसका मतलब यह कि हमारे अपराधों को स्वीकृति प्रदान करने का काम करें क्योंकि हम चुनाव जीत गए हैं। और चुनाव की भी असली कहानी यह है कि चुनाव में जिस प्रकार से धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं और चुनाव आयोग इनके पक्ष में पूरा खड़ा होकर जिस तरीके से इनकी हेट स्पीच पर, इनके झूठे भाषणों पर जिस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करता, तो इससे स्पष्टता आती है कि चुनाव आयोग की संलिप्तता इनके साथ है। अब दूसरा विषय है उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और भौगोलिक स्थिति के अनुसार आपदा प्रबंधन, इन तीनों मुद्दों पर भी फेल है। ना तो इन्होंने रोजगार सृजन किया, हमारे यहाँ पर्यटन आधारित उद्योग भी है और तीर्थ यात्राओं से आधारित उद्योग भी है, लेकिन उसके लिए इन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में राज्य के युवाओं की कोई आर्थिक मदद नहीं की। इन्होंने केवल उन ठलुओं की मदद की है जो भाजपा का पटका पहनकर घूमते हैं और जो मुद्रा लोन हो या कोई भी लोन हो वो लोन लेकर भाग चुके हैं, वो डिफॉल्टर है लोन के। अगर वो भाजपा का गुणगान नहीं करेंगे तो उनकी रिकवरी आएगी, तो उससे बचने के लिए इनको भाजपा में रहना पड़ेगा। आपने आयुष्मान योजना नाम की योजना शुरू की, उसमें भी घोटाला कर लिया। ऐसी कौन सी चीज ऐसी बची है जहां भाजपा सरकार ने प्रदेश को लूटने का काम नहीं किया है, और जो केंद्र की तरफ से आर्थिक सहायता और आर्थिक मदद जो आती है हमारी एक विशेष राज्य का दर्जा होने के कारण, उस पर भी इनके उद्योगपति मित्र जो दूसरे राज्यों के हैं उनकी नजर है। एक उदाहरण दूंगा सिर्फ मैं, जहां एनआरएचएम के तहत जो पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती हुई है, पहले वो राज्य के निवासी थे, अब वो जब से कैलाश विजयवर्गीय और कई और लोग इसमें घुस गए तब से वो बाहर के मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग हैं। स्वास्थ्य का क्षेत्र इसलिए ठप हुआ है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस चैनल पर कह रहा हूं, कि क्योंकि राजस्थान के लोगों का एक गिरोह शब्द का इस्तेमाल कि जहां संगठित होकर वो स्वास्थ्य का बजट खाली करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की हैसियत नहीं है जाकर किसी स्वास्थ्य विभाग में जाकर शिकायत कर सके। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कह रहा हूँ। भाजपा की आलोचना करना बड़ा सरल काम है, इनकी बहुत कमियां हैं, लेकिन इनकी सम्मिलितता को जिस प्रकार से अपराधियों के हाथ में उन्होंने पूरा प्रदेश दे दिया, और उसके उदाहरण देखने के लिए मिले चुनाव में। भाई कोई हमारे पहाड़ का आदमी, उत्तराखंड का आदमी, यदि हम आपस में एक वोट को पाने और ना पाने के लिए लड़ते तो शायद हम मानते कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, लेकिन बाहर से अपराधियों को बुलाया गया और उन अपराधियों ने तमंचे और गोलियों के दम पर जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के लिए इनका समर्थन जुटाया, चुनाव में हारने के बावजूद इन्होंने जिस तरीके से सत्ता का नंगा नाच करके दिखाया है, वास्तव में उत्तराखंड के भोले भाले लोग बीजेपी को अब इस रूप में देखकर बड़े घबरा रहे हैं, बड़े डर है। आज हमारा इनसे एक सवाल है कि क्या आप भ्रष्टाचार का संरक्षण करते रहेंगे या नहीं, या उसे बंद करने का काम करेंगे? उस सवाल का जवाब इनके पास है नहीं। हरक सिंह रावत जी ने अभी एक उल्लेख किया कि जब मैं मंत्री था तो हमने एक फंड इकट्ठा किया और उसको एफडी के रूप में लिया, उसकी सहमति त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने दी, लेकिन ये यहाँ तक गरिमाजी सवाल नहीं है। उस फंड को इकट्ठा करने में और कितना फंड इकट्ठा किया गया उसका तो कोई अनुमान ही नहीं है। इन्होंने हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए कार्यकर्ताओं ने। ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ तो उत्तराखंड की गली गली में राम मंदिर की रसीद लेकर पहुंच गए, जबकि राम मंदिर ट्रस्ट के पास आवश्यक जो धन है वो उपस्थित था। राम जन्मभूमि न्यास जो ये तो बहुत बड़े आरोप आप लगा रहे हैं, 750 करोड़ रुपए थे, ठीक है, तो इन्होंने लूटे क्यों? ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में अरुण शर्मा जी हैं। अरुण जी,
स्थिति क्या है? देखिए, अलग अलग घटनाओं का जिक्र हमने अपने रिपोर्ट में किया है। कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा से ही विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आया है। अभी फिलहाल वर्तमान की अगर हम बात कर लें तो क्या वाकई जो जुबानी जंग विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच छिड़ी हुई है वो जायज है? क्या विपक्ष के आरोप ठीक है? गरिमा देख ली, अब क्योंकि 1.5 साल बचा है चुनाव के आने में, तो चुनाव से पहले ये हमेशा होता है कि दोनों पक्षों की तलवारें म्यान से बाहर आ जाती हैं और वो कत्लेआम पर आमादा हो जाते हैं एक दूसरे के। तो ये भी वही स्थिति है। देखिए, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है इस प्रदेश का और कांग्रेस को ये मुद्दे उठाने चाहिए क्योंकि ये जनता के मुद्दे हैं। जहां तक आपदा की बात है तो देखिए, आपदा कहकर नहीं आती, आपदा अचानक आती है। लेकिन हमने पिछली डिबेट्स में भी इसमें डिस्कशन किया था कि अगर जैसे केंद्र ने सहमति जता दी है कुछ पहाड़ी जगहों पर डॉपलर रडार लगाने की, तो अगर डॉपलर रडार लग जाते हैं तो उसके बाद हमको मौसम की और ये जो एवलांच हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, इनकी सटीक जानकारी पहले से मिल जाएगी। तो वो सारी चीजें होनी है। लेकिन सवाल एक चीज का है कि अगर आपदा आई तो आपदा में पीड़ितों को राहत और बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी से और जल्दी से जल्दी मिल जाए, वही जरूरी है। और वो देखिए, हमने धराली की आपदा देखी, उसके बाद थराली की आपदा देखी, हमने स्याना चट्टी की बाढ़ देखी, और सारी चीजें देखने के बाद एक चीज बहुत साफ हो रही है कि चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आर्मी हो, पुलिस हो, लोकल प्रशासन हो या आपदा मोचन बल हो, ये तमाम जो एजेंसियां हैं वो पूरी शिद्दत से राहत और बचाव कार्य में लग गई है। और ये चल रहा है अभी भी, क्योंकि धराली में जो आपदा आई थी वो इतने ज्यादा वहां मलबा इकट्ठा हो गया कि पता ही नहीं है कि कितनी बिल्डिंग्स खत्म हो गई, कितने वो होम स्टे खत्म हो गए, गेस्ट हाउस खत्म हो गए, वो पूरा का पूरा बाजार खत्म हो गया। उसके बाद आज भी 60 से ज्यादा लोग लापता है, जो शासन प्रशासन कह रहा है। तो ये स्थिति है। तो बचाव और राहत आज भी चल रहे हैं और यही स्थिति थराली में जो अभी 4 दिन पहले आया, वहां भी यही स्थिति है, वहां भी बचाव कार्य चल रहे। तात्कालिक सहायता दी जा रही है जिनका मकान टूट गया या जिनके परिवार में किसी को लापता हो गए। ये तात्कालिक जो सहायता है ये उस सहायता से अलग है जो भविष्य में दी जानी है मानकों के अनुरूप आपदा के। तो ये देखिए, ये सब काम हो रहे हैं। किसी तरह कोशिश की जा रही है कि लोगों के जो घाव है उन पर मरहम लगाया जाए, और ये सामने दिख रहा है। ये सही बात है, ये हो सकता है। देखिए, विपक्ष का एक मुद्दा हो सकता है कि आपदा और राहत काम प्रॉपर तरीके से। ठीक है अरुण जी, आपके पास वापस लौटेंगे, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए देवभूमि के दंगल में यहाँ पर रोकते हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको बिहार के मधुबनी से आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं और कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं। दीपक रावत जी का पहले रुख करेंगे, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से हैं। दीपक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरुण जी ने अभी काफी अहम बातें कही। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यूकेडी का क्या स्टैंड है? की दुहाई भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को समय समय पर देती आई है। आज परिस्थिति इस प्रदेश में ऐसी बन चुकी है कि लगता है कि नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता छोड़ देनी चाहिए। ये इसलिए नहीं बोल रहे हो कि हम विपक्ष में है और वो सत्ता में है। जो पार्टी माफियाओं के चंदों से चल रही हो, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर माफिया राज पनपेगा नहीं, यहाँ पर गुंडा राज पनपेगा नहीं। और अगर विपक्ष ये आरोप गलत भी लगा रहा होता तो उसकी पुष्टि स्वयं हमारे पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कर चुके हैं कि जो आरोप
उस टाइम के इन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत जी ने लगाए। अब उसी आरोप की पुष्टि दूसरे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो जो 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 आपका विषय आज है कि लगातार जो यहाँ पर अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, दिन दहाड़े किसी लड़की को गांव से उठाने की हरकत इससे पहले इस प्रदेश में कभी नहीं हुई। इतनी हिम्मत कभी किसी की नहीं हुई। गरिमा जी, पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से तमंचे लहराए गए, गोली चलाई गई, लोगों का अपहरण किया गया, पिछले 25 वर्षों में शायद ही कोई ऐसी घटना हुई हो और जिसके विजुअल इस तरीके से पूरे भारतवर्ष में देखे गए हों। और चार चरित्र चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता की मलाई चाटने व कहने वाली भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इन तमाम घटनाक्रमों में जहां वो 30 करोड़ जो जमा किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी माफियाओं के द्वारा, अरे शर्म तो करिए, कम से कम ये तो कह देते कि ये बात गलत है। विपक्ष बोलता रहता, विपक्ष एक मुख्यमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर आप पे आरोप लगा रहे हैं आप ही के टाइम के, दूसरे आप ही के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जी ये बात सच है। तो गरिमा जी, आप मुझे बताइए, यदि माफियाओं से पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी स्वयं गुहार लगा रही हो कि हमें पैसा दीजिए, हमें पार्टी चलानी हो, तो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल तो ऐसे ही होना है। कहां गलत कर रहे हैं? आपने कहावत सुनी होगी, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो जब पैसा उन्होंने दे रखा है तो अपराध भी तो वही करेंगे। और विडंबना देखिए कि वो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के भांजे को खुद वीडियो बना के धमकी देनी पड़ रही है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं। आप समझ रही हैं मतलब कितनी, अगर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो, और उनके भांजे को अगर वीडियो बना के अपना अपराध जो है उसको दर्ज कराने की गुहार लगानी पड़ रही हो, तो गरिमा जी आप और हमारे जैसे आम आदमी की स्थिति क्या होगी? आप अंदाजा लगाइए इसका कि कानून व्यवस्था इस प्रदेश में किस कदर से मजाक का माहौल बन चुका है। और पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, धाकड़धामी, भला मतलब क्या कहें, किस किस नाम से अपने आप को सुशोभित करती रहती है। और आपके माध्यम से एक बात और बोलना चाहूंगा, जिस कालनेमी को ये खुद ढूंढ रहे थे ना, आज इस प्रदेश को पता चल गया कि भगवा ओढ़कर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी कालनेमी का काम कर रही है इस प्रदेश में। सफाई दीजिए इनको, आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, सतीश जी से हम जवाब लेंगे। बनी है, हाँ। किस आधार पे आपने बनवाई माफियाओं से? ठीक है, और उसको तो खुलकर एक्सेप्ट। हाँ। जिस राजनीतिक दलदल में भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला रही है ना, मैंने आप ही के कार्यक्रम में बोला था, उसके दाग से ये अपने दामन नहीं बचा पाएंगे और आज वो स्थिति। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। कर्नल कैलाश देवरानी जी, अध्यक्ष एसएसएम की ओर से बहुत स्वागत कैलाश जी आपका। कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई विपक्ष को इस बार, सभी विपक्षी दलों को अगर हम कह लें जो आवाज सत्ता पक्ष के लिए उठा रहे विपक्षी दल, क्या उनकी आवाज को इस बार जनता का साथ समर्थन मिलेगा? क्योंकि इस बार मुद्दे बहुत सारे हैं जो सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। कैलाश जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? कैलाश जी, कैलाश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। सतीश चंद्र जी हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, उनसे जवाब ले लेते हैं। सतीश जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी बड़े आरोप लगाए हैं दीपक रावत जी ने। ये कानून अपना काम कर रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो इस पे पूरी निगरानी रखे हुए हैं। और उन्होंने, लेकिन आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री, उनके परिजनों का, त्रिवेंद्र सिंह रावत की, आपको पूरा घटनाक्रम याद होगा, कई तरीके के सवाल उठे। देखिए, मैं आ रहा हूँ, सारी बातों में आपके सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ जो बात नहीं चंदे की। देखिए, चंदा जो है हमारे यहाँ तो बकायदा एक कार्यक्रम आयोजित करा जाता है। तो माफिया से चंदा लोगे क्या? दीपक जी वो जवाब देंगे ना, थोड़ा सा आप इंतजार करिए। दीपक जी प्लीज। ठीक है दीपक जी, आप सुन लीजिए, फिर ऐसे चिल्लाएंगे तो फिर डिबेट थोड़ी ना आगे बढ़ेगी। प्लीज चिल्लाइए नहीं। सतीश जी, आप जवाब दीजिए। पूरा का पूरा दूध चढ़ गई भारतीय जनता पार्टी की बन के। दीपक जी प्लीज। आपने बोला कि मलाई खाई सत्ता की, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। दीपक जी, माफियाओं से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल पर नेतृत्व का पार्टा पड़ा है।
समझ लीजिए, ये नैतिकता का पाठ। दीपक जी आप बोल चुके क्या? दीपक जी आपको आवाज मिल रही है? दीपक जी, सतीश जी आप रुक जाइए। दीपक जी आपको आवाज मिल रही है? आप प्लीज शांत हो जाइए सर। दीपक जी सिर्फ अभी आपकी बारी थी, बोल लिया ना, अब आपने बीच में मत बोलेगा दोबारा प्लीज सर, हो गया। अब आप जवाब नहीं लेंगे, सिर्फ आप चिल्लाते रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा काम? आप दोबारा मत बोलिएगा। सतीश जी आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करिए इस बात को। दीपक जी को म्यूट कर दीजिए। माफियाओं से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी। दीपक जी को म्यूट कर दीजिए। दीपक जी आपको सुनाई नहीं देता है क्या? आप उधर करने वाली पार्टी है इस प्रदेश की, आपने नहीं करवाना सीखा इस प्रदेश से, आप बटवारे की राजनीति करते इस प्रदेश में। क्यों? आपको कोई चंदा तो देने वाला है नहीं, क्योंकि आपको तो काम ही ऐसी नहीं है, आपके काम ही नहीं है वैसे। करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है हमारी, 7 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। माफिया को चंदा नहीं चाहिए उत्तराखंड क्रांति दल को। सुन लीजिए, आप बेशरम हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। सतीश जी आप शांत हो जाइए। सतीश जी आप शांत हो जाइए। दीपक जी आप पहली बार चर्चा में नहीं बैठ रहे ना, आप अक्सर हमारे साथ बैठे हैं। ऐसे व्यवहार की मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सर। यहां पर आप चिल्लाने नहीं आए, प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, दोबारा से बीच में मत बोलिएगा और चिल्लाइएगा बिल्कुल मत। आप हमेशा बैठते हैं, आपके साथ मुझे इस तरीके से बात करने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप भी उस चीज की मर्यादा को बनाए रखिए प्लीज। ये तरीका थोड़ी होता है कि आप कभी भी बीच में उठेंगे और बोलने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे। आप शांत रहिएगा। जवाब नहीं लेने देते आप सतीश जी से। सतीश जी बोलिए आप। गरिमा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बात रही जहाँ तक चंदे की है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने बात बोली है स्पष्टता के साथ कि हरक सिंह रावत कभी भी कोई भी बात बोल देते हैं, उनकी बातों में कोई तो आप इनकार कर दीजिए ना कि एफडी नहीं हुई। आप इनकार कर दीजिए कि एफडी नहीं हुई। हरक सिंह कुछ भी बोलते रहते हैं। आपकी पार्टी के नेताओं ने ये क्यों बोला कि नहीं फंड की जरूरत होती है और उसके लिए इस तरीके से भी फंड आता है? नहीं की गई स्वीकृति। मैं आप ही को बोलने का मौका दूंगी, लेकिन ऐड ऑन कर रही हूं। आप अगर सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ लेंगे कि हरक सिंह रावत कुछ भी बोलते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को एक वक्त में आपने अपनी पार्टी में क्यों रखा था? हरक सिंह ने तो खुद पर भी सवाल उठा दिए ना, उन्होंने खुद भी कहा कि मैंने भी दिए 1 करोड़। मेरी बात सुनेंगे पहले, मैं कंप्लीट। हाँ बोलिए। अब अगर आपको उसमें अगर जवाब नहीं मिलेगा तो आप मुझसे प्रश्न पूछिएगा। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उन्होंने एक स्पष्ट बात बोली कि हाँ पार्टी फंड आया, 30 करोड़ नहीं 27 करोड़ का फंड आया, लेकिन वो चेक के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से आया। और हमारे जो कार्यकर्ता है 16 लाख से ऊपर है हमारे प्रदेश में, और प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी तरफ से फिर भाई आप बीच में बोलने नहीं देंगे। ठीक है, आप जल्दी कंप्लीट कीजिए सतीश जी। आप वो नहीं बोल रहे हैं। सतीश जी प्लीज कंटिन्यू करिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ गरिमा जी कि हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता डोनेट करता है, और मैंने भी अपनी जो मेरी सामर्थ्य थी उस हिसाब से मैंने भी डोनेट करा। तो प्रत्येक कार्यकर्ता 16 लाख से ऊपर की हमारी पार्टी है प्रदेश। लेकिन मैं साथ में एक और चीज कहना चाहता हूँ कि जो ये बात चलने की आई है, चंदा स्पष्ट रूप से लीगल तौर पे लिया गया है, और वो माफिया और हरक सिंह रावत पर केस करिए ना। किसने रोका है आपको हरक सिंह रावत पर केस करने से? हरक सिंह रावत पर केस करिए। एक हरक सिंह रावत है जो नहीं, आपके कोई तर्क सटीक नहीं बैठ रहे हैं, आपके कोई तर्क फिट नहीं बैठ रहे हैं। हरक सिंह रावत पर केस क्यों नहीं करते आप इतनी बड़ी पार्टी होकर के? हरक सिंह रावत ने तो खुद भी कहा है कि जांच हो जाएगी तो मैं भी उसमें शामिल हूं, लेकिन हाँ साथ साथ उन्होंने ये भी कोट किया कि पूरी बीजेपी अंदर होगी। किस बात का डर है? ऐसे तो आप तुरंत कानून का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, इस मामले में आपको डर आ गया? गरिमा जी मैं यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का काम ही राजनीतिक मुद्दे छेड़ना है। तो राजनीतिक दल और क्या करेंगे? आपका काम क्या है? आपका काम क्या है राजनीति में? आप क्या करने आए हैं? आप लूडो खेलने आए हैं? मुझे बात करने नहीं दे रही पूरी मेरी। नहीं, आप गलत बात बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो क्या आपको बोला जाए? आपने एक भी बात नहीं की। आपने कहा मुख्यमंत्री जी नजर रखे हुए, क्या नजर रखे हुए मुख्यमंत्री जी? आप एक स्पष्ट सफाई देते, कोई कठोर कदम उठाते हरक सिंह रावत के खिलाफ। किसने रोक रखा है आपको? उस वक्त तो आपने पार्टी से बाहर निकाल दिया था 6 सालों के लिए। तब आपको लग रहा था कि पार्टी के खिलाफ, अनुशासन के खिलाफ एक लाइन क्या बोल सिंह रावत ने बाहर का रास्ता 6 सालों के लिए दिखा दिया गया। अभी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो कोई संकट नहीं है पार्टी की अस्मिता पर। ठीक है, यूपी से हमारी पुलिस पकड़ के लाई है, ये पूरे प्रदेश में देखा है। हाँ तो कानूनी रास्ता अपनाइए ना, वो क्यों नहीं कर रहा है? उसमें देरी क्यों है? ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अरुण जी
ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। आपने कोई जवाब नहीं दिया इसलिए मैं आपको वक्त नहीं दे रही हूँ। अरुण जी क्या कहना चाहेंगे? सर, हरक सिंह रावत का मुद्दा बार बार आ जाता है। कानून व्यवस्था तो खैर यहाँ पर भी अगर हम देखें भ्रष्टाचार पूरी तरीके से व्याप्त है। क्या इतना आसान, जितनी आसानी से बता दिया कि नहीं भाई 30 नहीं 27 करोड़ का चंदा आया, मैंने भी दिया? क्या पता नहीं है कौन चंदा देता है, कहां से पैसा आता है, कितना कौन देता है? और कई जगहों पर तो एक्सेप्टेंस हो गई है। मैं आपकी बात से पूरा तरह सहमत हूं। बिना चंदे के कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकती जी। अब यहां बैठ के कोई दावा कर ले हम फलाने से लेते हैं और फलाने से नहीं लेते, तो चंदे का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम चेक के द्वारा तो लिए हैं, तो ये क्लियर है कि किसने कितना दिया। अब वो ठीक है कि वो लिस्ट वो दे ना दे अलग बात है, लेकिन अगर हरक सिंह ने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो निश्चित तौर पर अगर उनके आरोप झूठे हैं, असत्य हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। वरना पब्लिक में यही मैसेज जाएगा कि हरक सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि हरक सिंह आज कांग्रेस में है। हाँ। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने पहले कांग्रेस में रहते हुए उनको कांग्रेसियों को कितना चंदा दिलाया या बसपा में रहते हुए बसपा को कितना चंदा दिलाया। अच्छी बात ये होती कि वो भी खुलासा कर देते कि मैंने फलानी पार्टी को इतना इतना चंदा दिलाया, तो मेरे ख्याल से उनकी बात की विश्वसनीयता ज्यादा होती। लेकिन चूंकि हरक सिंह रावत भावुक आदमी है और भावावेश में अक्सर वो ज्यादा बात बोल जाते हैं, तो इसलिए इस मामले में मुझे लगता है कि कोई सीरियसली उनको ले नहीं रहा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर रही है। ये स्थिति है। लेकिन एक चीज गरिमा बिल्कुल तय है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि 27 में चुनाव होने, आने वाले दिनों में ये जो घात प्रतिघात की राजनीति है ये तेज होगी और ये आरोपों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। और हमारे लिए अच्छी बात है, जितने आरोप कोई लगाएगा हमें उतनी ज्यादा डिबेट करने का मौका लगेगा। ये हमारे लिए तो बहुत बढ़िया बात है। तो इनको करने दीजिए और हमारा बैठ के उस पर बहस कर लिया करेंगे। ठीक है, लेकिन सर देखिए, आप क्योंकि उस प्रदेश के ही हैं और हमारे देश का एक प्रदेश है, तो हम ये भी चाहते हैं कि कम से कम जनता के हित में काम होते रहे, प्रदेश सरकार जो है वो उस हित में काम करती रहे। ठीक है, दीपक रावत जी का रुख कर लेंगे। दीपक जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और आप अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? बोलिए। गरिमा जी, आप ही के चैनलों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने गले फाड़ पड़कर यूकेडी को कहा है कि इन्होंने सत्ता की मलाई खाई है। मैं उसका जवाब दे रहा था, जब इतने वर्षों से ये हमें कह रहे थे सत्ता की मलाई खाई है। अब सर आप भी किन आरोपों पर जवाब दे रहे हैं? मुझे लगता है यूकेडी को जरूरत नहीं है, पड़ेगी ना, यूकेडी को जरूरत ही नहीं है इस आरोप की सफाई देने की। देखिए नहीं गरिमा जी, कहने का जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है निश्चित रूप से ये उसी का ही अंग है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज तक ऐसी घटना, जो धनौल्टी की घटना घटी है जहां पर हरियाणा के कुछ युवकों ने दिन दहाड़े एक लड़की को उठाने का प्रयास किया है, ये घटनाक्रम उत्तराखंड की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इसका जवाब किसको देनी पड़ेगी? ये हमारी संस्कृति नहीं है। इस प्रदेश के लिए आहुतियां नहीं थी, इस प्रदेश के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने आंदोलन नहीं किया था, ये हमारा कहना है। अगर सत्ता में ये काबिज है, सत्ता में लगातार आ रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी इनको लेनी पड़ेगी। ये माहौल जो बन रहा है, ये माहौल जो बदला जा रहा है इस प्रदेश का, उसकी पूरी जिम्मेदारी लगातार भारतीय जनता पार्टी अगर दूसरी बार सत्ता में बैठी हुई है तो इनकी है। ये कानून व्यवस्था लगातार ऐसी स्थिति, और मैं लगातार, गरिमा जी आप भी साधारण में, हम भी साधारण मिडिल क्लास लोग हैं, यदि सत्ता में बैठे हुए पूर्व मुख्यमंत्री के भांजे को इस तरह की गुहार लगानी पड़ रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कितने ऐसे अपराध होंगे जो पुलिस लिखती ही नहीं होगी, और कितने लोग दर दर भटक रहे होंगे अपने पैसों के लिए या अलग अलग अपराधों में, अगर उनके ऊपर किसी तरीके का उनके ऊपर कुछ अपराध किया गया हो या उनका कुछ पैसा हड़प लिया गया हो। आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं। ये इस प्रदेश की स्थिति बन चुकी है। लगातार हम इस पर आरोप लगा रहे हैं, लगातार हम कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष इन सब से भाग रहा है। अब इन्होंने एक नया सुगुफा छेड़ दिया है अपना विस्तारीकरण का, मंत्रिमंडल का विस्तारीकरण का, ये भी नया सुगुफा है। मैं तो आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जहां 4 साल कट गए, क्यों यहाँ का आर्थिकी का बोझ बढ़ा रहे हो उन मुख्यमंत्री, उन नए कैबिनेट मिनिस्टर को लगा के? कुछ नहीं बदलने वाला, 1.5 साल और काट लीजिए। लेकिन क्योंकि आपने मुद्दा बदलना है,
क्योंकि आपने जनता का ध्यान भटकाना है, क्योंकि आपने कुछ आलोचकों का अपने पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी की उसको शांत करनी है, तो आपने एक नया सुगोबा छेड़ा है कि अब यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अरुण जी बैठे हुए हैं, अगर सत्ता विपक्ष होने के नाते मैं गलत हो सकता हूँ, क्या जरूरत है अब एक साल के लिए, जब हम चुनाव में जाने वाले 1 साल के बाद, इस जहां 4 साल कट गए हैं, मुझे नहीं लगता कि आर्थिकी का ज्यादा बोझ अब इस प्रदेश में डालना चाहिए उन 4 कैबिनेट मिनिस्टरों को और भर के 5 जो भर जाते हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है? हम भी तो सत्ता, हम तो चाहते हैं कि यहाँ का कुछ पैसा बचे, आपदा से ग्रस्त है, तो जितना पैसा उन 4 कैबिनेट मिनिस्टरों के बनने में लगना है, उनके 1 साल के उसमें लगना है, उतना पैसा ये आपदा को दे दे। जो लेकिन अब मुझे तो समझ नहीं आता। अभी कल हम ये कैबिनेट विस्तार की चर्चा कर रहे थे, तब ये हो रहा था कि भाई विस्तार होता क्यों नहीं, आज आप अपने अलग तर्क दे रहे हैं। देखिए आज क्यों कर रहे हैं, ये ठीक है, फिर वही विषय है, 4 साल कट गए ना, नहीं हुआ ना इनके बस का, छोड़ दीजिए उसको। आपदा से ग्रस्त है ना प्रदेश, गरिमा जी, थराली में आपदा है, आपदा से ग्रस्त प्रदेश है, यहाँ पर लगातार आपदा आ रही है, राज्य सरकार केंद्र के मुंह ताक रही है कि वो आपदा ग्रस्त होने के कारण हमें आपदा धनराशि उपलब्ध कराए। तो हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि काहे को इस टाइम पैसा खर्च किया जा रहा है कैबिनेट मिनिस्ट्री बढ़ाकर, क्या गलत तर्क है आप मुझे बताइए। कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, उनका खर्च बढ़ेगा, राज्य सरकार का राज्य का राजस्व खर्च होगा, इसको वहां खर्च नहीं किया जा सकता है, क्या गलत कर दिया है क्या मैंने कोई? ठीक है, लेकिन देखिए आप कह दीजिए गलत है। मैं इस बात से नहीं बिल्कुल मैं गलत बोलूंगी, मैं इस बात से जरूर सहमत होती जब आप ये सिर्फ सवाल उठाते कि इतने सालों तक मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं किया गया, ये पद खाली क्यों रहे। लेकिन ये कह देना कि अब इतने सालों तक नहीं किया तो अभी भी मत कीजिए, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इसका जवाब हाँ होगा या ना होगा। जिनसे 4 दिन का मानसून सत्र न चल रहा हो, मैं सहमत हूं। मैंने क्या कहा, अगर आपने कहा होता कि इतने सालों से पद खाली क्यों थे तो आप यहाँ पर पूरे सही होते, लेकिन क्योंकि आपने ऐड ऑन कर दिया कि अब इतने सालों से नहीं तो अभी भी नहीं, जो चीज सालों से नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब नहीं बदलेगी, उसको परंपरा बना दिया जाएगा, उसे परंपरा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मैं शायद हाँ ना में जवाब तो कम से कम नहीं दे पाऊंगी। ठीक है अरुण जी, आवाज मिल रही है आपको? क्या वाकई ये जो मंत्रिमंडल विस्तार वाली अभी कल ही चर्चा हम सब ने की है, दीपक जी कह रहे हैं अब इतने सालों से नहीं किया तो अभी भी मत कीजिए, ऐसे तो चुनाव भी बहुत देरी से हो गए तो क्या नहीं होने चाहिए थे? मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ इसका क्या जवाब होगा। देखिए गरिमा जी, दीपक भाई जो है वो युवा नेता है, जोश में ज्यादा रहते हैं जी, और क्योंकि वो ऐसी पार्टी के नेता हैं हाँ, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के लिए संघर्ष किया, तो जोश होना लाजमी है और अच्छी बात है। ये जोश इस उत्तराखंड की भलाई के लिए और विकास के लिए काम आए तो और अच्छा है। मैं एक चीज कह रहा हूं, कल भी हमने चर्चा करी, देखिए ये मंत्रिमंडल विस्तार सरकार की गलती है ना करना, मंत्रिमंडल विस्तार ना करना सरकार की गलती है, लेकिन रणनीति भी हो सकती है। रणनीति यह थी कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2 मंत्री पद खाली रखे, उसके बाद अगर आपको याद हो प्रकाश पंत जी की डेथ हो गई, उसके बाद धामी जी आए तो चंद्रनाथ दास जी की डेथ हो गई, प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लेना पड़ा, तो 5 हमारे यहां मंत्री पद खाली। तो देखिए अच्छी बात यह होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जाना है तो वो भी अपने जो कार्यकर्ता है उन्हें संतुष्ट करना चाहेंगे, तो 5 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। और जिन मंत्रियों को, देखिए मैं बहुत गंभीरता से ये बात बोल रहा हूं और ये मेरे अपने सूत्र है, ये कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में यही होने जा रहा है। 5 मंत्री पद बनेंगे, उसमें यह तय हुआ है कि जितने हमारी 5 लोकसभा सीटें हैं सबसे 2-2 मंत्री कम से कम होंगे, 2-2 मंत्री। उसके अलावा जिन मंत्रियों को ड्रॉप किया जाएगा, ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं यहां, जिन मंत्रियों को ड्रॉप किया जाएगा उनको संगठन में लिया जाएगा क्योंकि संगठन भी तैयार होना है। तो ये बिल्कुल अंदरूनी सूत्रों से खबर है और हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो क्योंकि हम वो भाजपा की रणनीति बनाने वाले नहीं है, हम खबर नवीस लोग हैं। हमारे पास जो चीजें छन के आती हैं या जो हम पता कर पाते हैं वो हम चैनलों में बोल देते हैं या लिख देते हैं। तो ये स्थिति होनी है क्योंकि ये मान के चलिए कि अगले 3-4 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, तो अगर वो सीटें खाली थी, मैंने कल भी कहा था, तो वो 2 सीटें जो त्रिवेंद्र रावत के समय हो सकता है कि वो इसलिए खाली रखी गई हो
कि वो उम्मीद उम्मीद में रहे और सारी सकता- चीजें मैनेज रहती हैं। उसमें क्या होता है ना कि कई सारे लोगों को एक साथ आप मैनेज करके चल सकते हैं और उम्मीद में आदमी रहता है कि हाँ शायद हमारा भी नंबर आ जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कानून व्यवस्था को लेकर एक तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आता है, दूसरे सत्ता पक्ष का कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब आने वाले वक्त में उत्तराखंड में काफी कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है, देखना होगा क्या कुछ अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।